तो कातिल कोरोना, शराब का तांडव। नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर का असर भले ही धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जहरीली शराब बेचने का खेल लगातार जारी है। 15 दिन पहले यहां अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और बदायूं में जहरीली शराब से 28 से अधिक लोग काल की गाल में समा गए। बीते शुक्रवार को अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड ने प्रदेश को ही हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस घटना में अब तक 75 लोगों की जान जा चुकी है। दर्जन भर से अधिक पीड़ितों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस साल के शुरुआती 5 महीने की बात की जाए तो जनवरी से लेकर 28 मई तक प्रदेश के 11 जिलों में जहरीली शराब तकरीबन 100 लोगों को मौत के काल की गाल में ले चुकी है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ संतोष कुमार सिंह, एसएसपी बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। धन्यवाद मैम जी। एसएसपी साहब, अलीगढ़ के अंदर अगर हम संवाददाता ने जिस तरीके से हमें जानकारी दी है, 75 लोग मौत के काल में समा चुके हैं जहरीली शराब पीने के कारण। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है सर, अभी तक पिछले 5 महीने में 11 जिलों में 100 मौत हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 11 जिलों की घटना से कोई सीख नहीं लिया। शायद आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन ने, नतीजा सभी के सामने है। एसएसपी साहब जी, वास्तव में मैम देखिए, लगातार पुलिस और प्रशासन और आबकारी विभाग के द्वारा अनवरत प्रयास किया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं चूक रह जाती है। और निश्चित तौर पर कुछ लोग हैं जो इस खामियाजा इसका पब्लिक को उठाना पड़ रहा है, लाभ उठाते हैं और ठेकों पे या अन्य माध्यमों से नकली शराब लोगों के बीच में ले जाते हैं। उसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रयास हम सभी के लेवल पे है। और पिछले लगभग 5 महीनों में 2000 से अधिक शराब बेचने वालों को पकड़ा गया हमारे जिले में ही जैसे है, और भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है। तो निरंतर प्रयास चलता रहता है। और अलीगढ़ की घटना के बाद लगातार गांव-गांव में पुलिस की टीमें भेज करके आबकारी के सहयोग से, साथ ही ठेकों पर भी कोड आज जो बार स्कैनिंग की जाती है उसके माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पे कोई नकली शराब ना आने पाए मार्केट में। बिल्कुल सर, जैसे कि शुरुआत में ही आपसे कहा मैंने कि 11 जिले के कुछ आंकड़े हैं। 18 जनवरी को बुलंदशहर के अंदर 5 मौत, 26 फरवरी को महोबा में 5 मौत, 17 मार्च को प्रयागराज में 9 मौत, 22 मार्च को चित्रकूट में 7 मौत, 1 अप्रैल को अयोध्या और अप्रैल में 2 मौत हुई थी, 2 अप्रैल को बदायूं में 2 मौत हुई थी। यानी कुल ऐसे 11 जिलों की सूची जहां 100 लोग अपनी जान गंवा चुके। जब अलीगढ़ के अंदर मौत का आंकड़ा बढ़ा और जो घटना सामने आई, नतीजा जो निकल कर आया लापरवाही का, सभी पूरे देश को झकझोर के रख दिया। तो किसके ऊपर सवाल उठाया जाए, आबकारी विभाग के ऊपर या पुलिस प्रशासन के ऊपर? देखिए, हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही समाज का भी उतना ही उत्तरदायित्व है कि लोग जो शराब पीने वाले हैं बहुत सजग और सतर्क होकर के असली दुकानों से ही पिए। जो अलीगढ़ की घटना है अपने आप में थोड़ा सा अपवाद है, अलग हटके है, जहां ठेके से शराब बेची गई थी। लेकिन अन्य स्थानों पे जहां लोगों की डेथ हुई है वहां पे लोगों ने जो नंबर 2 के शराब बेचने वाले लोग हैं उनसे शराबें खरीदी थी। तो पब्लिक को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और अपने जीवन के प्रति ही संवेदनशील होना पड़ेगा। जहां तक पुलिस और आबकारी विभाग का प्रश्न है, हर अधिकारी अपने स्तर पर प्रयास करता है। जैसे हमारे जनपद में बुलंदशहर में 8 जनवरी को घटना हुई थी, हम लोगों ने पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया। नोएडा में जहां फैक्ट्री थी उसे वर्कआउट किया गया और कुल 13 लोगों को जेल भेजा गया, जिसमें 4 पे अब तक नशे लगा दिया गया है, 6 लोगों पे गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, सभी अभियुक्त जेल में हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उनकी कमर तोड़ दें जो इस तरह के अवैध धंधे में हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत प्रॉफिट का व्यापार है, इसलिए इसी समाज के लोग, कहीं बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं कि हम इल्जाम दें कि कहीं दूसरे देश के लोग हैं या कोई अदर ग्रुप है। हमारे ही बीच के लोग, हमारे ही घरों परिवारों के लोग बेचने वाले भी हैं। तो सख्ती की आवश्यकता है। साथ ही जो पब्लिक के लोग हैं जो शराब पीते हैं उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा और अपने जीवन को लेकर के सतर्क रखने की जरूरत है। जी, एसएसपी साहब, किसका संरक्षण प्राप्त है, क्या कहें इस घटना को? क्योंकि अगर हम खबरों की माने तो जो जानकारी सामने निकल कर आई है, 2014 में एक ऐसा ही शराब कांड हुआ था। उस टाइम पे सपा की सरकार थी, अमित चौधरी मुख्य आरोपी थे,
सपा का संरक्षण प्राप्त था, जैसे तैसे जेल से वो बाहर भी निकल आए थे। और हैरानी की बात यह है कि 7 साल बीत जाने के बावजूद अलीगढ़ के अंदर जो मामला सामने आया उसमें भी अमित चौधरी का ही नाम आया है। तो क्या 7 साल के दौरान तस्वीर कुछ भी नहीं बदली, बस सरकारें बदल गई सर? देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप लगाना सहज होता है, लेकिन जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, कोई भी सरकार हो कभी भी इस तरह के अपराधियों को संरक्षण नहीं देती। यह संभव हो सकता है कि इस तरह के नंबर 2 का काम करने वाले लोग शासन और सत्ता से किसी रूप में जुड़ जाते हों, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई में न तो कभी कोई समस्या आई है, न कोई अवरोध आया है। हम ही लोगों ने जिन 13 लोगों को भेजा जेल और एनएसए और गैंगस्टर दोनों कार्रवाई उनके खिलाफ की है, तो कहीं किसी भी लेवल पे न तो किसी प्रकार का दबाव था, बल्कि इस बात के लिए जोर दिया जा रहा था कि जो मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है वो उसके खिलाफ की जाए। तो इसको इस रूप में भी लेने की जरूरत है। ये संभव है कि जो नंबर 2 के गलत लोग होते हैं वो कुछ प्रभावशाली लोगों से जुड़ करके व्यवसाय का अपना करते हैं, लेकिन अगर वास्तव में इस तथ्य की जानकारी लोगों को दी जाए तो कहीं कोई दबाव इस तरह का आता नहीं है और कभी नहीं आया है। मैं लगभग 28-29 सालों की सेवा का अनुभव आपको बता रहा हूं कि इस तरह के नंबर 2 के लोगों के संरक्षण में खुलेआम कभी कोई नहीं रहा है। कई बार जो कर्मचारी अधिकारी हैं इनके आचरण और इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम के कारण समस्या आ सकती है, लेकिन इस तरह के अवैध कामों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी भी रूप में कभी भी वरिष्ठ अधिकारी या किसी और लेवल पे कोई संरक्षण जैसी बात मेरी जानकारी में तो नहीं आई है। मेरा 30 वर्षों का अनुभव। बिल्कुल सर, ये कोई आरोप नहीं होगा, लेकिन शायद इस बात से ना आप इनकार कर पाएंगे ना हम इनकार कर पाएंगे कि सिस्टम के अंदर के ही लोग हैं जिन्हें ऐसे लोग जो आपराधिक किस्म के लोग होते हैं उनको संरक्षण प्राप्त हो जाता है और नतीजा सबके सामने निकल कर आते हैं कि गरीब लोग अपनी जान गंवाते हैं। क्योंकि जो शराब कांड हुआ 2016 से बिहार में शराबबंदी है, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान राजस्व को घाटा हुआ। सरकार ने खुद बोला कि ठेके को नहीं हम बंद कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलता है सरकार को इससे, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके का कांड सामने आता है तो कहां चूक है, सिस्टम में कहां कमी रह गई सर? नहीं, देखिए, हर लेवल पे कहीं कहीं चूक निश्चित तौर पर रहती है और जिस लेवल का सुपरविजन और जिस लेवल की सर्वेलांस की आवश्यकता है वो निरंतर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत प्रॉफिट का व्यापार है और लोग रिस्क लेकर के आपराधिक मानसिकता के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ जहां जरा सी भी कहीं अगर चूक हुई तो दुर्घटना घटित हो जाती है। तो इसलिए हम सभी के लिए लगातार अनवरत बहुत अलर्ट होकर के निगरानी की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ हम लोगों ने तो पिछले 10 वर्षों में जो भी शराब बेचने वाले लोग थे उनका चिन्हीकरण किया है और लगातार टीमें भेज के उनकी निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं है। कुछ लोग हरियाणा से शराब निकाल के लाते हैं और इथाइल और मिथाइल का जो भेद होता है उसी वजह से कई बार शराब जहरीली हो जाती है। 98% टाइम्स लोग शराब नंबर 2 की बेचते हैं और उससे कोई कैजुअलिटी नहीं होती, लेकिन 1-2 बार ऐसा हो जाता है कि जैसे ही अल्कोहल का रूप बदलता है और वो जहरीली हो जाती है, जान घातक हो जाती है। तो हम सबको ये प्रयास लगातार अनवरत पर डे की एक्सरसाइज है। इसमें ऐसा नहीं कि एक बार हमने अगर प्रयास कर लिया तो बंद हो जाएगा। गांव स्तर तक बहुत छोटे छोटे लोग और बहुत गरीब टाइप के लोग भी इस तरह के धंधे में लिप्त हैं। ऊपर से एक सप्लाई चेन है, नीचे आती है, नीचे वो गांव तक पहुंचती है। गांव के आदमी अपने आसपास देखते हैं शराब मिल रही है, 2-4 रुपए महंगी भी मिलती है, तो ठेके तक जाने के बजाय वो बहुत बार वहीं पड़ोस से ले लेते हैं और ज्यादातर लोग पीते रहते हैं, दुर्घटनाएं नहीं होती है। और जैसे ही एक आध बार वो जहरीली हो जाती है तो ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। तो लोगों को बहुत ही, पब्लिक को भी जागरूक रहने की जरूरत है। साथ ही हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम बहुत सजगता और सतर्कता के साथ लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। बिल्कुल बिल्कुल एसएसपी साहब, ऐसे में 28 तारीख की घटना के बाद कल और आज में, इन 2 दिनों में यूपी के अलग अलग जिलों में छापेमार कार्रवाई की जाती है। आगरा में ही आज कार्रवाई हुई, 71 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया जो कच्ची शराब बना रहे थे, अवैध शराब बना रहे थे। और भी कई जिले हैं सर जहां इन 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंतराल में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। तो क्या जब सिस्टम के सामने या फिर विभाग तब काम करेगा जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी, और जानबूझ के घटना होती है सर, क्योंकि 11 जिलों से सीख लेते तो अलीगढ़ नहीं होता, और अगर अलीगढ़ हो गया तो जहां पर अब कार्रवाई हो रही है, जहां 71 लोगों को गिरफ्तार किया गया,
हजारों टन शराब को जब्त किया गया, नष्ट किया गया। ये सोचिए कि आने वाले समय में अलीगढ़ जैसे और कितने जिले बन जाते। देखिए, मेरा यही मानना है कि हमको इसे अभियान के रूप में नहीं लेना है, बल्कि अपने रोजाना की दिनचर्या के रूप में लेने की आवश्यकता है, ताकि दैनिक आधार पर और दिहाड़ी आधार पर हम इनके खिलाफ एक्शन लेते रहें। दुर्घटना होने के बाद प्रयास करने के बजाय लगातार अनवरत अपने यहाँ भी, पुलिस में भी, आबकारी में भी, बहुत निचले स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों तक को मॉनिटर करने की जरूरत है और उन्हें सेंसिटिव बनाने की जरूरत है। और ये अभियान के रूप में नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या के रूप में रहे कि हम शराब के खिलाफ अभियान को निरंतर चलाते हैं। बिल्कुल सर, कोरोना काल चल रहा है, वैसे ही जो पुलिसकर्मी है वो 12 घंटे की ड्यूटी, 16-16 घंटे की ड्यूटी लगा रही हैं। बहुत चुनौतीपूर्ण है कोरोना काल में काम करना, लेकिन आबकारी विभाग के लिए तो कोई ऐसा काम नहीं है, उनकी कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी भी नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता कि आबकारी विभाग की कार्यशैली पर यहाँ सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि हम पुलिस और आबकारी विभाग को साथ में नहीं जोड़ सकते। कार्रवाई दोनों को ही करना चाहिए, लेकिन सिर्फ आबकारी विभाग की लापरवाही कहें, मिलीभगत कहें, क्या कहें इसे? अब देखिए, इस संबंध में बहुत टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन अगर शराब के ठेके से इस तरह की शराब आ रही है तो आबकारी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का उत्तरदायित्व बनता है। लेकिन ये केवल किसी एक विभाग से संभव नहीं है, इसमें बहुत जड़ तक जो लोग प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, लेखपाल से लेकर के, और इस जनपद में हम लोगों ने वो प्रयास शुरू किया है। राजस्व के जो न्यूनतम स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं से लेकर ग्राम चौकीदार तक की जिम्मेदारी फिक्स की गई है, और तभी इसका कुछ निदान हो सकता है। अन्यथा बहुत बड़े जिले हैं और इसके अंदर बहुत भारी आबादी है, किसके घर में कहाँ क्या हो रहा है बहुत ज्यादा पता लगा पाना संभव नहीं होता। तो ये कहना कि केवल आबकारी विभाग के थोड़े से कर्मचारी अधिकारी मिलकर जड़ से इसको समाप्त कर देंगे, संभव नहीं है। इसमें हम सबकी सामूहिक भूमिका, ब्लॉक के कर्मचारी और राजस्व के कर्मचारी, लेखपाल से लेकर के ग्राम चौकीदार तक, सबको इन्वॉल्व करने का प्रयास होना चाहिए, और हम लोगों ने अपने जनपद में प्रयास किया। बिल्कुल सर, अब कोरोना काल को लेकर बात कर लें। कोरोना कर्फ्यू है, तीसरी लहर का इंतजार है, इंतजार कहें या चेतावनी कहें, जो भी कहें। दूसरी लहर में जो प्रदेश के अंदर तबाही हुई, सिर्फ प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर मौत के आंकड़े ऐसे सामने आए, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। तो ऐसे में तीसरी लहर को देखते हुए और दूसरी लहर से सीख लेते हुए प्रशासन ने अपने स्तर पर क्या तैयारी की है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके तो। देखिए, इसमें 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो पुलिस के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम यह है कोरोना काल में पुलिसिंग करना, क्योंकि एक तो मुख्य मुद्दा हमारा यह है कि पब्लिक को घरों में रोका जाए और पुलिस को सड़क पे खड़ा किया जाए। बिल्कुल ये दो विरोधाभासी काम करने हैं। और जो पुलिस वाला सड़क पे, चौराहे तिराहे पे खड़ा होकर के भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, उसके संक्रमित होने की संभावना, आशंका बहुत अधिक रहती है। पुलिस वाला भी एक मनुष्य है, उसके अंदर भी वही मानवीय संवेदनाएं हैं, संवेग है, भय है। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत मजबूती के साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रत्येक जनपद में अपने दायित्व का निर्वहन किया है, वो निश्चित तौर से सराहनीय है। हाँ, हम लोगों के साथ एक पॉजिटिव चीज ये जुड़ी रही कि ज्यादातर हमारे कर्मचारी और अधिकारी मार्च तक ये वैक्सीनेट हो चुके थे, जिसकी वजह से पुलिस में कैजुअलिटी नहीं हुई या बहुत कम। तो इसका एक फायदा रहा है, उसकी वजह से कर्मचारियों में कॉन्फिडेंस भी रहा है। शासन स्तर से भी पर्याप्त बजट प्राप्त हुआ था, जिसकी वजह से मास्क, सैनिटाइजर हर कर्मचारी तक पर्याप्त मात्रा में लगातार उपलब्ध कराया जाता रहा। और अधिकारी भी कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चौराहों तिराहों पर खड़े होकर ड्यूटी में रहे, ताकि सिपाहियों का भी मनोबल ऊंचा रहे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी त्रासदी थी, अब हम इससे उबर रहे हैं, लेकिन इस त्रासदी ने पुलिस को और मजबूत किया है। पुलिस का स्वरूप जहां पहले एक फोर्स के रूप में था, वहां पुलिस सर्विसेज के रूप में उभर के आई है इस महामारी के बाद। बिल्कुल, मतलब सर ऐसा हम कह सकते हैं कि पहली लहर में हमने मुंबई में देखा था कि बहुत ज्यादा तादाद में पुलिसकर्मी संक्रमित हुए थे, तो दूसरी लहर में हमने सीख ली और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेज किया और पुलिसकर्मियों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वैक्सीनेट किया। असर ये रहा कि इस बार यूपी के अंदर कम पुलिसकर्मी संक्रमित हुए। जी, निश्चित तौर पे जैसे हम हमारे जनपद का आप आंकड़ा लें तो कुल 220 पुलिसकर्मी टोटल 3000 में से संक्रमित हुए, लेकिन जिन कर्मचारियों ने टीका लगवा लिया था उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो होम आइसोलेशन में स्वतः ठीक हो गए। जो 3 कैजुअलिटी हुई हमारे यहाँ, वो 3 वो थे जो अपनी
व्यक्तिगत गंभीर बीमारी के कारण टीका नहीं लगवा पाए थे। तो अगर इस आंकड़े को बड़े पैमाने पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये टीकाकरण जो है जीवन रक्षक है और बहुत ही ये पॉजिटिविटी देता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हम सभी को, जो भी लोग बचे हुए हैं, आगे बढ़ करके अपना टीका और अपने परिवार का टीकाकरण कराना चाहिए। सर, कोरोना काल के अंदर पुलिस वालों के लिए ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपराधिक मामले भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि अब कोरोना की वजह से आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही, बल्कि ज्यादा ही हो रही है। तो क्या चुनौतीपूर्ण चीजें आपके सामने आती है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 28-29 साल का तजुर्बा नौकरी के दौरान, तो कुछ आप ऐसे तजुर्बे को साझा करें हमारे दर्शकों के साथ और बताएं कि तब जब ड्यूटी करते थे पुलिसकर्मी और अब कोरोना काल है, धरती आसमान का फर्क है, कैसे चुनौतीपूर्ण चीजें सामने आती हैं? देखिए, जो कोरोना काल में पुलिस के लिए बहुत ज्यादा चुनौती इस बात की थी कि पुलिस जब किसी भी काम ही है अपराधी को पकड़ना, और हमेशा एक आशंका बनी रहती है कि सामने वाला अपराधी कहीं कोरोना संक्रमित न हो। और बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स रहे हैं जिनको पकड़ के हमने जेल भेजा। जेल में भीतर अंदर भेजने के पहले उनका जब एंटीजन टेस्ट हुआ तो वो सब पॉजिटिव आए। तो जिन कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ा, जिन्होंने गाड़ी में रख करके उन्हें जेल तक ले गए या मजिस्ट्रेट के यहाँ तक ले गए, उनके मन में एक डर, भय, संशय रहा। उसमें से कुछ संक्रमित भी हुए। तो एक बड़ी चुनौती थी। और चूंकि मानवीय भावनाएं, संवेदनाएं सब में एक जैसी हैं, भय का सबके दिमाग में कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट रहता है। तो जब भी हम लोग तलाशी चेकिंग चौराहों तिराहों पे कराते हैं क्रिमिनल एंगल से, तो किसी भी व्यक्ति को, जो मोटरसाइकिल पे 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, उनको रोक करके उनकी फिस्किंग चेकिंग की जाती है। तो ऐसे में सिपाही भी डरता है, उसके मन में यह भय रहता है कि कहीं ऐसा न हो जिसको हम चेक कर रहे हैं वो कोरोना संक्रमित हो और ये संक्रमण हम में आ जाए। तो एक बड़ी चुनौती की चीज थी पिछले 2 महीनों तक हम सबके लिए। और दबिश में भी जहां पुलिस पार्टी जाती है, जिसके घर में जाती है, वहां भी कोरोना पॉजिटिव लोगों के होने की आशंका, संभावना बनी रहती है। तो हर काम के पीछे जो है पुलिस को बहुत एक्स्ट्रा चैतन्य और सतर्क रहना पड़ता था, और हमेशा मास्क बदलते रहना और सैनिटाइज करते रहना ये एक चुनौती थी। लेकिन बहुत बार इसमें चूक हो जाती थी और उसका खामियाजा ये होता था कि हमारे कर्मचारी संक्रमित भी होते रहे। बिल्कुल। एसएसपी जी, ऐसे में 20 जुलाई ऐसे जहां पर प्रतिबंध जारी रहने वाला है 1 जून से, क्योंकि 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया तो गया है, लेकिन अब जो प्रतिबंध देखने को मिल रहा था या फिर जितनी सख्ती थी वो नहीं होगा। कैटेगरी वाइज चीजों को खोली भी जा रही है, जिसमें राशन की दुकानें हैं और भी बहुत कुछ है। तो जाहिर सी बात है 20 को छोड़ के, क्योंकि यूपी के अंदर कुल 75 जिले हैं, अब जो 55 जिले हैं वहां पर कैसे काम करेंगे? अब घर से बाहर लोग निकलेंगे, संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर है कि कोरोना काल है, अगर बाहर जाएंगे तो पुलिस वाले मिलेंगे और नियमों का पालन भी करना होगा। लेकिन अब होगा कि लोगों के पास बहाना भी होगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग काम पे ही निकलते हैं, कुछ ऐसे भी देश के दुश्मन हैं या कहें कि मानवता की दुश्मन है कि जानबूझ के वो निकलेंगे, परेशान भी करते हैं। ऐसे लोगों से कैसे निपटेंगे सर 1 तारीख के बाद? देखिए, ये वास्तव में चुनौतीपूर्ण कार्य है ये। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सिविक सेंस होना चाहिए वो काफी लोगों में नहीं होता है। लोग अपने जीवन के बजाय पुलिस के डर से हेलमेट लगाते हैं और पुलिस के डर से ही बच के निकलना चाहते हैं। फर्जी मेडिकल की पर्ची, पुरानी पर्ची लेकर के वो दिखाते हैं कि हम दवा लेने जा रहे हैं, जबकि बहुत बार केवल तफरीह करने निकले होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अपने अंदर एक समझ विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी एक का काम नहीं है। पुलिस जो काम चौराहों सड़कों पे कर रही है वो लोगों के जीवन की रक्षा के लिए और एक बड़े पैमाने पे समाज की सुरक्षा के लिए कर रही है। तो ये लोगों को भी इसमें जिम्मेदार और सहभागी बनना पड़ेगा। फिलहाल हमारा जो प्रयास है, हमारा जो दायित्व है, उसका हम लोग बड़ी निष्ठा के साथ निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। संतोष जी, कुछ ऐसे तजुर्बे को साझा करें, कोई ऐसा आप क्रम बताएं 2 महीने के दरमियान जो आपके अंतराल में आपने देखा हो, कोरोना के टाइम पे जब हम पीक में थे। अब ड्यूटी लगी होगी, बहुत सारी ऐसी भी चीजें देखने को मिली होंगी शायद जिसकी हम सोच नहीं कर सकते, या फिर आपने जो सोचा नहीं होगा ड्यूटी के दौरान आपको ऐसी भी चीजों को देखना पड़ा होगा, ऐसी भी चीजों को फेस करना पड़ा होगा। तो कुछ ऐसा पल जो आपको याद हो और बताना चाहें आप? नहीं, देखिए, बहुत बार ऐसा रहा बीच में जब संक्रमण अपनी पराकाष्ठा पे था और बहुत शुरुआती दौर में ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर की क्राइसिस चल रही थी, तो बहुत से हमारे ऐसे कर्मचारी थे
जो पॉजिटिव थे और जिनकी स्थिति ठीक नहीं थी, हम लोग लगातार उनसे फोन से संपर्क में रहते थे कि ताकि उसके मनोबल को बढ़ाए रखे जाए। और ज्यादातर उनमें से होम आइसोलेशन में अपने घरों पे चले गए थे, कुछ वहां से किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराना और रेमडेसिविर की व्यवस्था कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और जहां जहां हम लोग इस तरह कराने में सफल हो गए तो उसकी जो सुखानुभूति उस कर्मचारी को होती थी और हमको होती थी, तो लगता था कि ये जीवन की बड़ी सार्थक उपलब्धि रही। बहुत छोटी छोटी चीजें, ऑक्सीजन जैसी चीज अगर किसी कर्मचारी को हम लोग उपलब्ध करा देते थे, बहुत बार पब्लिक के लोग चीखते थे, उनके फोन आते थे, रोते थे कि मेरी मां मर रही है सर, एक सिलेंडर की व्यवस्था करा दीजिए। तो बहुत प्रयास करने के बाद अगर हम लोग एक सिलेंडर जैसी चीज उपलब्ध करा दे रहे थे, तो और दूसरे दिन जब वो धन्यवाद देने आता था कि मां मेरी बच गई, तो बड़ा एक सुखद अनुभूति होती। तो बीच में 10-15 दिन का जो कार्य समय था वो वास्तव में बहुत ही खतरनाक संवेदनशील था। और जब हम पूरी तैयारी में नहीं थे, लेकिन बहुत शीघ्र ही सारी समस्याएं खत्म हो गई और क्राइसिस खत्म हो गई ऑक्सीजन आज की। तो ऐसे अवसर बहुत आए, प्रतिदिन ही आते थे। उस एक हफ्ते 10 दिन के बीच में प्रतिदिन कई बार हम लोग असहाय भी हो जाते थे, उपलब्ध नहीं करा पाते थे, तो बड़ी मानसिक पीड़ा अपने आप को होती थी। तो ये स्थितियां रही हैं और ये हम सबके लिए एक अलग किस्म का अनुभव था जो पूरे जीवन में नौकरी में कभी ऐसा आया नहीं था। शायद जब कोरोना भारत में दस्तक दिया था, ऐसी स्थिति उस वक्त भी नहीं थी, ऐसे हालात तब भी नहीं थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा पीक सर अभी आना बाकी है। महामारी का जो दौर है वो कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। और शायद अनुमान ऐसा है कि जिस तरीके से हमारे देश की आबादी है, कोरोना कहीं नहीं जाने वाला। एक नहीं दो कोरोना और उस पर से ब्लैक फंगस महामारी का दौर है। लोगों को जीना भी है, अपनी जीवनी भी चलानी है। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, हम सबको बहुत पॉजिटिव रहना है और इस दूसरी महामारी ने पूरे देश को, समाज को बहुत मजबूत बना दिया है। और जो लोग पॉजिटिव हो गए हैं, एंटीबॉडी बन गई है। लेकिन सतर्कता और सजगता हमको अपने जीवन के एक पार्ट हिस्से के रूप में इसको अनवरत बनाए रखना है। और किसी भी तरह की कोई सीरीज आए इसकी, और उस चुनौती का सामना करने के लिए हम सबको मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ और मजबूत रहने की आवश्यकता है। और इस दूसरी जो फेज था कोरोना का, इसने हमको सिखाया भी है, मजबूत भी बनाया है, भविष्य की चुनौतियों को सामना करने के लिए सजग और सतर्क भी किया है। लेकिन हम बहुत झटके में इसे भूल न जाएं। हम लगातार इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना के सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज करने की जो परंपरा और प्रक्रिया है, इसको जीवन का अंग बनाएं, तो निश्चित तौर पर हर आने वाली चुनौती का हम लोग बड़ी सहजता के साथ सामना कर सकेंगे। और शासन और प्रशासन के स्तर पर भी लगातार तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है। हॉस्पिटल साइड में भी जहां पे बड़े बड़े जिला अस्पतालों में सिलेंडर नहीं होते थे, वहां गांव स्तर के अस्पतालों में भी ये सारी व्यवस्थाएं अब उपलब्ध हो गई हैं। पब्लिक भी तेजी के साथ इन सारी बातों को, चीजों को समझ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई तीसरी लहर अगर आती है तो हम लोग को बहुत ज्यादा इसमें माने भयभीत होने की आवश्यकता है। सजग रहना है, सतर्क रहना है, एक सामाजिक चेतना लोगों में इसके प्रति बनाए रखनी है। ये लगातार अनवरत एक अभियान के रूप में जारी रहे। और जिस तरह से अन्य बीमारियां पहले थी, बच्चों का पोलियो का टीकाकरण था आज, तो उसी तरह से इसको भी, कोरोना को भी समाज के अंतिम पायदान तक, बिल्कुल लास्ट स्टेज तक छोटे बच्चे हैं वहां तक पहुंचाने की जरूरत। कोरोना को हराने का सर कोई दूसरा समाधान तो है नहीं। हम सोशल डिस्टेंसिंग बरतें, मास्क लगाएं और टीकाकरण हो जाए सभी का। यही 3 मूल मंत्र है। जैसे कि पहले शुरुआत से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए आए हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और अब एक टीकाकरण भी जोड़ दीजिए। तो देशवासियों को आप कोई मैसेज देना चाहे, कोई संदेश देना चाहे इन सब चीजों को लेकर भी? बिल्कुल, मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ये जीवन जो है वो अमूल्य है और शेष सारी चीजें बहुमूल्य हो सकती हैं, लेकिन जीवन अमूल्य है। और इसके प्रति कैजुअल अप्रोच न रखें और संक्रमण से बचने के लिए, भविष्य में किसी भी संभावित संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और टीकाकरण, इनमें अपनी अहम भूमिका प्रत्येक नागरिक अदा करे और स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, यही मेरी अपेक्षा है, कामना है। बिल्कुल एसएसपी साहब, ऐसा अनुमान लगाया गया है और जो सामने निकल कर आ रही है बातें कि भारत के अंदर
तीसरे लहर के दौरान सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होने वाले हैं और इसे देखते हुए हर कोई अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, जिले में भी अपने स्तर पर तैयारियां की जा रही है, केंद्र सरकार अपने स्तर पर तैयारियां की जा रही है। आप अगर बुलंदशहर की ही बताएं सिर्फ हमें, तो प्रशासन ने क्या तैयारी की है और कैसे इससे निपटा जा सकेगा? और बच्चे अगर संक्रमित होंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। अगर हम नहीं चाहेंगे या कोई भी नहीं चाहेगा, जो हमने दूसरे लहर में देखा पूरे देश ने, वो तीसरे लहर में हमें देखने को मिले। बहुत कुछ सीख लिया है। देखिए, यद्यपि अभी तीसरी लहर की कहीं कोई व्यवहारिक चर्चा नहीं है, लेकिन प्रशासन ने अपने स्तर पे तैयारियां बड़े पैमाने पे प्रारंभ कर दी हैं। जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनमें बच्चों के वार्ड अलग से बनाए जा रहे हैं। उनके लिए क्या दवाएं हो सकती हैं उनको प्रिजर्व रखना, और इस संबंध में सप्ताह में 2-3 दिन केवल भविष्य की जो थर्ड लहर संभावित है उसको लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बीच पुलिस के साथ मीटिंगें हो रही हैं। तो तैयारी तो है, हम लोग जागरूक हैं और प्रयास कर रहे हैं, और बच्चों के वार्ड अलग से जो है लगातार क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो भगदड़ की स्थिति न पैदा। बिल्कुल। इस चर्चा में एक आखिरी संदेश आपका शराब को लेकर, अवैध शराब को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? यूपी की ही बात कर ले हम, यूपी के ही लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने हिसाब से? मेरा एक तो पब्लिक के लोगों से भी व्यापक पैमाने पे अनुरोध है, निवेदन है कि शराब यद्यप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको किसी भी रूप में नहीं कहा जा सकता कि शराब का पीना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। फिर भी अगर पीना अपरिहार्य हो तो निश्चित तौर पर सही जगह से सही शराब खरीद करके पिए। आम आदमी या गांव स्तर पर या देशी शराब बनाने वालों से बचें, क्योंकि जीवन उनका है और उनका जीवन उनके लिए, उनके परिवार के लिए अमूल्य है। साथ ही साथ प्रशासन का भी सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। अगर पब्लिक को सब पता होता है कि किस गांव में कहाँ कौन शराब बेच रहा है, कौन नकली बेच रहा है, कहाँ असली बिक रही है, तो अपनी इस जानकारी का अपने और अपने समाज के हित में अगर प्रशासन को, पुलिस को जानकारी समय से लोग देते रहें, क्योंकि बिना पब्लिक के सहयोग से पुलिस भी इतनी संख्या नहीं है कि वो हर स्थान और हर बिंदु तक पहुंच सके। तो जन सहभागिता की आवश्यकता है, लोगों को सजग और सतर्क रहना पड़ेगा और प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम इस तरह के अपराधियों से भी निपट सकते हैं और लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। बिल्कुल सर, चर्चा में शामिल होने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एसएसपी थे बुलंदशहर के संतोष कुमार सिंह, जिनसे हमने बात की और जानने की कोशिश की स्थिति को लेकर, शराब को लेकर, क्योंकि अलीगढ़ के अंदर जहरीली शराब पीने की वजह से 75 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अलीगढ़ के ही कांड से अब प्रशासन ने सीख लेते हुए पिछले 2 दिन में छापेमार कार्रवाई की। आगरा के अंदर आज 71 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अवैध शराब बनाते हुए। हमारी भी आपसे यही अपील है कि जहरीली शराब पीने से बचें और खुद भी सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।